हेलो लर्नर, वेलकम टू एपेक्स लर्निंग। फ्रेंड्स, लर्नर इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन इस वीडियो को वॉच करते हैं और देखते हैं, तो वो लर्नर की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो लोग सीखना चाहते हैं चीज़ों को या फिर देख के वो उन्हें अच्छा लगता है ये लेक्चर तो वो देखते हैं, तो वो लर्नर की कैटेगरी में आते हैं। इस वजह से हेलो लर्नर। तो हम लोग क्लास नाइन्थ की वीडियो को देख रहे थे, फर्स्ट चैप्टर का। तो इसमें हमने देखा था कि पदार्थ के बारे में पढ़ा था हमने कि पदार्थ के भौतिक गुण पढ़े थे, पदार्थ क्या होता है ये देखा था, फिर पदार्थ के भौतिक गुण देखे थे। अभी हम आज की क्लास में देखेंगे कि पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से हैं। तो आप सबको पता है कि पदार्थ के 3 अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, मतलब जो उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो 3 है। वो क्या है कि पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब पदार्थ कोई भी पदार्थ हो उनके कणों के बीच कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होता है। ये आप कैसे समझ पाएंगे इसको? तो इसको एक क्रियाकलाप इसके पहले हम लोगों ने 2 क्रियाकलाप देखा था। एक हमने देखा था कि जब नमक को पानी में घोलते हैं तो वो पूरी तरह से घुल जाता है, और सेम जैसे अगर मान लीजिए आपने 1 गिलास 1 गिलास पानी लिया है और उसमें आपने 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच जितना भी नमक घोला है, तो उसमें क्या आप देखते हैं कि पानी का वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता नहीं है, सेम ही रहता है और नमक भी घुल जाता है। तो ऐसा कैसे होता है, कैसे हो सकता है कि मतलब आप कोई दूसरी चीज़ घोल रहे हैं फिर भी उसके वॉल्यूम में अंतर नहीं आ रहा है? तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ऐसा ही हमने डेटॉल वाले केस में देखा था कि डेटॉल अगर आप बड़े बाल्टी में डेटॉल का एक ढक्कन डालते हैं और फिर उसको आप और डाइल्यूट करते जाते हैं तो डेटॉल की स्मेल उसमें रहती है। तो ये पानी में समान रूप से घुल जाता है, इसके कण चारों तरफ आराम से फैल जाते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि एक पदार्थ जो होते हैं वो इन पदार्थों के बीच क्या है, रिक्त स्थान है, जिसकी वजह से क्या होते हैं ये कण आपस में घुल जाते हैं और एक दूसरे से बच जाते हैं और पूरी तरह से समावेशित हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। तो ये समझ लिया आप लोगों ने। अगला देखते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो इसके लिए एक क्रियाकलाप हम लोग देखेंगे, 2 क्रियाकलाप देखेंगे कि पदार्थ के कण कैसे प्रूफ होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये क्या है, पदार्थ का दूसरा अभिलाक्षणिक गुण है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो अपनी कक्षा के किसी एक कोने में आप बुझी हुई अगरबत्ती रखते हैं। अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं एक कोने में, तो आप देखते हैं कि अगर आप उसको जला देते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी स्मेल आपको पूरे क्लासरूम में, अगर आप क्लास में जलाएंगे तो आपको पूरे रूम में दिखेगी, महसूस होगी। और अगर आप क्लासरूम में नहीं जलाते हैं, घर में जलाते हैं, चाहे कहीं भी जलाते हैं, अगर वो बंद कमरा है तो आपको उसकी स्मेल कोने कोने एक जगह जलाएंगे लेकिन हर जगह दिखेगी। तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जो अगरबत्ती की स्मेल होती है वो दूर दूर तक पहुंच जाती है। अगर पदार्थ के कण गतिशील नहीं होते तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं था। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा क्रियाकलाप देख लेते हैं। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। ये वाला देखिए क्रियाकलाप इसलिए क्योंकि क्रियाकलाप जब आप करते हैं तो चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। बोल के समझना और फिर क्रियाकलाप को एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ के समझ लेना, तो वो ज़्यादा देर तक दिमाग में रहता है, इस वजह से। तो जल से भरे 2 गिलास या बीकर ले लीजिए। पहले बीकर में एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें, दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख के अपना परीक्षण नोट करें। तो ऐसा आप लोग करके देखिएगा क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा क्या है। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? क्या स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने घंटे या दिन या घंटे कितने लगे? तो आप लोग क्या देखेंगे, स्याही की बूंद जैसे आप डालते हैं वैसे फैल जाता है। शहद में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो भी फैल जाता है, दिन नहीं लगता है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन फैल जाता है। अब अगला क्रियाकलाप देखते हैं। देखिए याद रखिएगा हमने क्या देखा। स्याही की बूंद हमने पानी में डाला, वो नॉर्मल वाटर था और वो पूरी तरह से उसमें फैल गया, थोड़ी देर का टाइम लिया। शहद की बूंद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा स्याही की अपेक्षा, लेकिन फैल वो भी जाएगा। अगला देखते हैं क्रियाकलाप 1.5।
एक गिलास गर्म पानी से और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें और फिर गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? देखिए, इतने सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि इनसे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है। पहली लाइन पहले आप देख लीजिए, एक गिलास गर्म पानी और दूसरे में ठंडा पानी, उसके बाद आपने कॉपर सल्फेट डाला है, दोनों में अलग अलग। फिर इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? अगला देखिए, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? तो बदलती होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है। देखते हैं नीचे, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो किसी भी पदार्थ की क्या होती है? गतिशीलता बढ़ जाती है। हम लोग क्या देख रहे थे, कौन सा देख रहे थे कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। ये पदार्थ का गुण होता है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये वाला क्रियाकलाप जब आप करेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पदार्थ के कण जो होते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिशीलता, गति के कारण ही गतिज ऊर्जा आती है। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गति तेज होगी, मीन्स गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि गति के कारण ही जो ऊर्जा होती है वो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, यहाँ इतना ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, उसे देख लेते हैं। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने ही साथ अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। मतलब पदार्थ के कणों को जब आप खोलते हैं तो वो क्या, जैसे स्याही की बूंद को आपने घोला पानी में तो वो अपने आप ही मिक्स हो गया। उसको आपको मिक्स करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि सेक किया, अपने आप मिक्स हो गया, अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के मध्य रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। यानी कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण वो पदार्थ के कण जो होते हैं उसमें आसानी से समावेशित हो जाते हैं। अब देखिए, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, मतलब दो विभिन्न पदार्थ हैं, अगर वो स्वतः आपस में मिल जाए तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विसरण। ठीक है। और हमें ये भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्म करने पर पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और इसी वजह से विसरण की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। सिंपल है, आप लोग सोचिएगा इसको। अब देखिए, अगला कैरेक्टर आता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? इसको करने के लिए एक क्रियाकलाप है, इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, इस खेल को मैदान में खेलें, मतलब बड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए खेलने के लिए। इसमें क्या करना है कि आपको 4 समूह बनाना है। 4 समूह यानी कि अगर 5 बच्चों का समूह आप बनाते हैं तो 4 समूहों में 5 बच्चों को बांट दीजिए। तो कितने हो गए? 20 बच्चे। 20 बच्चों को आप 4 पार्ट में बांट दीजिए। एक समूह जो है वो क्या कर रहा है, ईद मिश्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले। जैसे कि ये वाला है, ये ईद मिश्मी नर्तक हैं और ये आपस में एक दूसरे को पीछे से पकड़े हैं। ठीक है। दूसरा समूह हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। जो दूसरा समूह है वो क्या करे, हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के मानव श्रृंखला बनाए। तीसरा समूह केवल उंगली को, मतलब एक दूसरे की उंगलियों को सिर्फ छू के एक श्रृंखला बनाए। और जो चौथा समूह है वो क्या करे, उपरोक्त तीनों समूहों को तोड़ने का प्रयास करे, मतलब उनको छोटे छोटे ग्रुपों में बांटने का प्रयास करे। तो क्या होगा, किस समूह को, अब क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, इतना देखने के बाद क्वेश्चन आता है कि किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों था। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। तो क्या देखा आपने,
ये मिशमी नर्तक हैं जिन्होंने क्या किया है, पीछे से कमर से बांध के पकड़ा है और एक जो है वो हाथ पकड़ के श्रृंखला और एक फिंगर बस उंगली पकड़ के उंगली को एक दूसरे से छू कर श्रृंखला बना रहे हैं। और चौथा ग्रुप जो तोड़ने का प्रयास करेगा वो किसको आसानी से तोड़ पाएगा। तो जो फिंगर से एक दूसरे को छू रहे हैं उसको आसानी से तोड़ने का प्रयास करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके मध्य आकर्षण बल कम होगा और हाथ वाले से मतलब सबसे कम आकर्षण बल होगा। इसी वजह से उस श्रृंखला को तोड़ना ज़्यादा आसान होगा। और ऐसे ही अगर आप जो हाथ पकड़ के श्रृंखला बनी है वो भी मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगेगा, उंगली वाले से ज़्यादा एफर्ट लगेगा उसको तोड़ने में, और सबसे ज़्यादा एफर्ट लगेगा आपको इन मिशमी नर्तकों के समूह को तोड़ने में, क्योंकि इनके मध्य जो होता है आकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये टाइटली पैक हैं। थोड़ा देखिए, बहुत अच्छे से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। इसी वजह से ये श्रृंखला तोड़ना मुश्किल है इन दोनों की अपेक्षा। अब देखिए सॉरी, क्रियाकलाप 1.7, इसमें क्या करना है कि एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा, एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लें। ठीक है, उस पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। भंगुर क्या कि मतलब जब आप उस पर हथौड़ा मार रहे हैं तो वो टूट जाए, टूट के बिखर जाए, तो वो भंगुरता का गुण होता है। तो इन तीनों में किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? जब आप ये परीक्षण करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप चाक के टुकड़े पे एक छोटा सा वार करते हैं तो वो आसानी से टूट जाता है। रबर बैंड को मतलब चाक के टुकड़े से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा रबर बैंड को तोड़ने में, और सबसे ज़्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा लोहे की कील को तोड़ने में या उसे भंगुर करने में। जनरली ये भंगुर भी नहीं होगी। तो इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? जैसे आपने ये वाली श्रृंखला देखी और इसमें आसानी से आपने बता दिया कि किसके कण मतलब अगर ये सारे पदार्थ हैं तो किसके कण ज़्यादा अधिक बल से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार आप इसमें अगर देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि लोहे की कील के जो कण हैं वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली, बहुत ही ज़्यादा आकर्षण से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको भंगुर करना बहुत ही टफ है। और चाक का टुकड़े के जो कण हैं वो उतने इनकी अपेक्षा बहुत ही कम आकर्षण बल से जुड़े हैं, जिससे ये आसानी से भंगुर हो जाते हैं। और चाक के टुकड़े से ज़्यादा रबर बैंड, क्योंकि रबर बैंड भी आसानी से चाक के टुकड़े से थोड़ा ज़्यादा एफर्ट इस पर लगाना पड़ेगा, लोहे की कील से थोड़ा कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्रियाकलाप से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ दिमाग में चला होगा और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। अब देखिए एक और है क्रियाकलाप, इसको देख लेते हैं। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? तो आप लोग बताएंगे कि जल की सतह न कटने का क्या कारण है। अब देखिए, उपरोक्त जो तीनों क्रियाकलाप 1, 2, 3 हमने अभी देखा, सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है और यह बल कणों को एक साथ रखता है। मतलब कि पदार्थ के जो भी कण होते हैं उनके मध्य क्या होता है, एक बल काम करता है जो उनको आपस में बांधे रहता है। और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। यानी कि जैसे प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, ये आप कैसे बता सकते हैं? तो ये अभी हमने देखा ये वाले क्रियाकलाप में, लोहे की कील, चाक का टुकड़ा और रबर बैंड। अगर लोहे की कील एक पदार्थ है, चाक का टुकड़ा एक पदार्थ है, रबर बैंड एक पदार्थ है, तो इनमें क्या है, आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग है तीनों में। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। और ये आप लोग आंसर करेंगे कि क्यों नहीं कटता है। अब देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, ये आपको बताना है कि कौन से पदार्थ हैं। तो कुर्सी पदार्थ है, हाँ है। वायु पदार्थ है। अभी तक आपने जितना गुण देखा उस हिसाब से स्नेह, गंध, घृणा, क्या ये पदार्थ हैं? स्नेह, गंध, घृणा, विचार। तो इनका ना देखिए, स्नेह का क्या द्रव्यमान होता है? नहीं। गंध क्या द्रव्यमान? गंध क्या है? एक स्मेल करने की वस्तु है।
तो अगर गंध की बात करें, अगर गुण की बात करें, गंध एक प्रकार का गुण है, किस कैरेक्टर है कि गंध उसमें होती है। तो गंध भी इसका भी, गंध का भी वॉल्यूम द्रव्यमान नहीं होगा, तो ये क्या है, ये भी पदार्थ की श्रेणी में नहीं आएगा। घृणा ये भी पदार्थ नहीं है। विचार, विचारधारा ये भी पदार्थ नहीं है। अब शीत पदार्थ है, नींबू पानी पदार्थ है। इत्र की सुगंध, देखिए इत्र पदार्थ है, इत्र की सुगंध जो है वो पदार्थ नहीं है, तो इत्र की सुगंध भी पदार्थ की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्म करने पर गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो दूर तक फैलेंगे, विसरण की प्रक्रिया तेज होगी, जिसके कारण क्या है, वो उसके कण जो होंगे बहुत दूर तक फैल जाएंगे और आप आसानी से उसको स्मेल कर पाएंगे। लेकिन ठंडा जो कि गर्म नहीं है, तो गर्म करने पे गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठंडे पदार्थ की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है, कम होगी, तो इस वजह से उसके पास जाना पड़ेगा आपको स्मेल लेने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो देखिए, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, इससे पदार्थ का ये गुण प्रेक्षित होता है कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, और इतना रिक्त स्थान होता है कि जो गोताखोर होता है वो आसानी से उसमें से निकल पाता है, पदार्थ पानी में से निकल, ऐसा थोड़ी ना है कि पानी आपको दिखता है कि इसमें स्पेस है और उसमें घुसता है और निकलता जाता है, तो वो अपनी जगह इसलिए बना पाता है क्योंकि उसमें इनफ रिक्त स्थान होता है पदार्थ के कणों के मध्य, यानी पानी में ज़्यादा मतलब रिक्त स्थान होता है पानी के कणों के मध्य, इसी वजह से स्विमिंग गोताखोर जो होता है वो पानी को काट पाता है। पदार्थ के कणों की विशेषताएं ये आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है, अब देखते हैं आज की क्लास, ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे की क्लास में हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आपको समझ में आया या नहीं आया, और अगर आपको समझ में आया है तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।